ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसका नाम है ग्रेन्युलोमा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रेन्युलोमा से वो आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाना। ग्रेन्युलोमा दिखता कैसा है? देखो, ग्रेन्युलोमा जो है वो ऐसा दिखता है। अब इसको बनाना कैसे है कॉपी पे? तो इसको बनाना है कुछ इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, पहले तो ग्रेनुलोमा बनता क्यों है, क्या ग्रेनुलोमा, ये समझते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर इन्फेक्शन आता है, ठीक है, कोई अगर ये मान लेते हैं अपना कोई इन्फेक्शन है, तो इम्यून सिस्टम जो है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। किल हो गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऑफेंडिंग एजेंट जैसे सिलिका, ठीक है, या एस्बेस्टोस, या हो सकता है पाउडर का कोई टैल्क का जो पार्टिकल है, इसको इम्यून सिस्टम खत्म नहीं कर पाता। भाई, इम्यून सिस्टम खत्म नहीं करता, इसका क्या मतलब है, जो मैक्रोफेजेस है वो इसको खत्म नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैक्रोफेज या इम्यून सिस्टम जो है वो इसको खत्म नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? अब कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है, बॉडी इसको खत्म नहीं कर पा रहा, तो बॉडी क्या करेगा, इस ऑफेंडिंग एजेंट के चारों तरफ एक दीवार बना देगा। ठीक है, ताकि ये जो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है टैल्क हो सकता है कोई सूचर हो, ठीक है, या हो सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, या हो सकता है एम लेप्रे हो। ठीक है, तो इस जो ये और ऑफेंडिंग एजेंट है, ये यहाँ से कहीं और ना जा पाए, इसलिए क्या किया, इस ऑफेंडिंग एजेंट के चारों तरफ एक दीवार बना दिया। अब ये दीवार बनेगा, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा दीवार का, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेनुलोमा का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, कोई एक प्रॉब्लम है, उसके आसपास एक दीवार बना देना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। देखो, मैक्रोफेज एक्टिवेट कब होता है, तो बहुत सारा साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है ताकि ऑफेंडिंग एजेंट को हटा सके। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन में पढ़ना था। जैसे ये अगर मैक्रोफेज है, तो मैक्रोफेज बहुत सारा एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेज, और एक्टिवेट होकर इंटरल्यूकिन बनाएगा, बहुत सारा चीज करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, किलिंग करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। ये सारा मैक्रोफेज का फंक्शन होता है। अभी इतना ध्यान रखना है कि जो मैक्रोफेज ये सारे चीज में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेज या मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। उसी का दूसरा नाम है एपिथेलॉइड सेल्स। तो देखो डायग्राम में, देखो क्या है, ये रहा ऑफेंडिंग एजेंट, ठीक है, केशियस नेक्रोसिस इन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। अभी मान लेते हैं इस ग्रेनुलोमा में यहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट है, हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो। इन केस ऑफ केशियस नेक्रोसिस, यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में बैठा है ऑफेंडिंग एजेंट। ठीक है, केशियस नेक्रोसिस के केस में जो ऑफेंडिंग एजेंट होगा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस होगा। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैठा है, कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल में ये लिया। तो आसपास देखो दीवार बना हुआ है, ये क्या है, ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। ठीक है, मॉडिफाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस एक्टिव है, ये बहुत सारे इंटरल्यूकिन और वगैरह वगैरह रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एपिथेलॉइड सेल्स, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस का ही दूसरा नाम। और क्या दिख रहा है, ये देखो, मैक्रोफेजेस के बाद क्या दिख रहा है, लिम्फोसाइट्स दिख रहा है बहुत सारा। तो इस तरीके को बोलते हैं कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट पूरा सर्कल में होगा, ठीक है, पूरा सर्कल में बनाना है, तो इसको बोलते हैं कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, या फिर बोलते हैं रिम ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, और क्या दिखेगा, जाइंट सेल्स। देखो बहुत सारे मैक्रोफेजेस आएंगे, बहुत सारे मैक्रोफेजेस आएंगे और खुद को एक सेल्स में अरेंज कर लेंगे, इसको बोलेंगे जाइंट सेल। ठीक है, क्या क्या चीज दिखा, तो सबसे पहले हम लोग को दिखा अंदर में, जो यहाँ पे एमटीबी के केस में दिखा केशियस नेक्रोसिस, एपिथेलॉइड सेल्स, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स और जाइंट सेल्स। तो ये सारा चीज हमको दिख रहा है ग्रेनुलोमा में। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया ग्रेनुलोमा का। अब देखते हैं क्या क्या होता है। एपिथेलॉइड सेल्स आर सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही बात है, ये एपिथेलॉइड सेल्स हैं और ये कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। जाइंट सेल्स में भी सीन, बिल्कुल जाइंट सेल्स दिख रहे हैं। जाइंट सेल्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स है। केशियस नेक्रोसिस इन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। देखो, नेक्रोसिस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर केशियस नेक्रोसिस है तो केशिएटिंग ग्रेनुलोमा बोलेंगे। जैसे अगर टाल्क है, ठीक है, या एस्बेस्टॉस है, तो इसके आसपास केशियस नेक्रोसिस नहीं होगा, तो उसको बस, उसको केजिएटिंग ग्रेनुलोमा नहीं बोलेंगे, बस एमटीबी के केस में केजिएटिंग ग्रेनुलोमा बोलेंगे, क्योंकि इसमें केशियस नेक्रोसिस बनता है।
एपिथेलॉइड सेल्स क्या है, क्यों बोले एपिथेलॉइड सेल्स, जैसे एपिथेलियम जैसे दिखने वाले सेल्स, एपिथेलियम लाइक अपीयरेंस विद स्लिपर शेप्ड न्यूक्लियाई, ये देखो, ये एपिथेलियम स्लिपर शेप्ड न्यूक्लियाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है ग्रेनुलोमा में। जाइंट सेल कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स बनता है। तो ग्रेनुलोमा में इतना चीज तो एकदम आना ही चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं कि ग्रेनुलोमा बनता कैसे है। ग्रैनुलोमा बनता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से, ठीक है। अब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन खुद में एक अलग टॉपिक है, क्वेश्चन में अगर पैथोजेनेसिस है बस इतना लिखना है, और उसको समराइज करके जो है वो ये चीज लिख सकते हैं, और ये चीज हाइपर सेंसिटिविटी में डील होगा, ठीक है। कितने तरीके के ग्रैनुलोमा हो सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है। जो ऑफेंडिंग एजेंट जो था, जो बीच में जो ऐसे दुश्मन आ गया था, ठीक है, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो, या हो सकता है वो टाल्क हो, फॉरेन बॉडी हो, टाल्क, सूचर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। और हो सकता है इम्यून रिएक्शंस की वजह से हुआ हो, ठीक है, तो ये होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से इम्यून ग्रैनुलोमा, ठीक है। तो ये दो टाइप के ग्रैनुलोमा लिखना है, फॉरेन बॉडी और इम्यून ग्रैनुलोमा। अब इम्यून ग्रैनुलोमा किसके वजह से होगा, इम्यून रिएक्शन किसके अगेंस्ट होता है, तो हमेशा किसी भी माइक्रोब हो या किसी एंटीजन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। जैसे टीबी हो गया, लेप्रेसी हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, तो ये सारे के केस में इम्यून ग्रैनुलोमा बनेगा। और टीबी में भी पर्टिकुलरली केशिएटिंग ग्रैनुलोमा बनेगा, क्योंकि बीच में केशियस नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा जो है वो टैल्क में था, ठीक है, टैल्क, सूचर्स, ये सारी चीजें, तो टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमा भी हो गया। अभी तक समराइज करते हैं बहुत क्या क्या हुआ। ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर, ग्रैनुलोमा का पैथोजेनेसिस, एक लाइन में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ग्रैनुलोमा का टाइप्स, टाइप्स में दो टाइप्स देखे, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा और इम्यून ग्रैनुलोमा, और उसका एग्जाम्पल कि इम्यून ग्रैनुलोमा में टीबी, लेप्रोसी और सार्कोइडोसिस एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आ गया। अब ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर्स के बारे में वही चीज थोड़ा इलैबोरेट करके देखते हैं। अगर इन्फेक्टिव कॉजेज की वजह से ग्रैनुलोमा बने, वो किस में होता है, टीबी में होता है, लेप्रोसी में होता है, सिफिलिस में होता है, ठीक है, डर्क्स ग्रैनुलोमा इन मलेरिया, कैट स्क्रैच डिजीज, लिम्फो ग्रैनुलोमा वेनेरम, क्यू फीवर, तो ये सारे डिजीज में क्या हो रहा है, ग्रैनुलोमा बन रहा है। नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज क्या क्या हो सकता है ग्रैनुलोमा का, सार्कोइडोसिस, ये नॉन इन्फेक्टिव है। क्रॉन्स डिजीज, जाइंट सेल आर्टराइटिस, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, बेरिलियोसिस, तो ये सारे ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव, ओके। अब टीबी से रिलेटेड हर चीज के रिलेटेड एक एक पॉइंट देखते हैं। टीबी के केस में केशिएटिंग ग्रैनुलोमा बनेगा, और मोस्ट कॉमन ग्रैनुलोमा ये होता है, ठीक है। कैसा अपीयरेंस है, तो येलोइश चीजी अपीयरेंस है। माइक्रोस्कोपी पे क्या दिखेगा, तो केशिएटिंग नेक्रोसिस दिखेगा। जेड एन स्टेन करेंगे तो एसिड फास्ट बैसिलाई भी दिखेगा, ठीक है। लेप्रेसी के केस में, ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी के केस में पर्टिकुलरली ग्रैनुलोमा बनता है, ठीक है। सिफिलिस के केस में ग्रैनुलोमा बनता है, टर्सरी सिफिलिस में। क्यू फीवर के केस में डोनट ग्रैनुलोमा बनता है। तो ये हो गया ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर इन्फेक्टिव कॉज की वजह से। फिर नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ ग्रैनुलोमेटस डिजीज क्या क्या है, सार्कोइडोसिस, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज, जायंट सेल, अब ये सारे के बारे में। सार्कोइडोसिस में नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमा होगा, उसको नेकेड ग्रैनुलोमा बोलते हैं। ये बस एक एक दो दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हाँ, नेकेड ग्रैनुलोमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट कॉलर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स बना रहे थे, रिम ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे, वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसके अलावा एस्टेरॉयड बॉडी एंड शॉमन बॉडी दिख सकता है। तो ये एक एक लाइन है। मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या था, ग्रैनुलोमा का डायग्राम, पैथोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमा, फॉरेन बॉडी अगर फंसा हुआ है बीच में तो फॉरेन बॉडी हो गया, इम्यूनिटी के वजह से अगर ग्रैनुलोमा है तो इम्यून ग्रैनुलोमा हो गया, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स जिसमें ग्रैनुलोमा बनते हैं, ठीक है, वो इन्फेक्टिव कॉज की वजह से डिसऑर्डर हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव कॉज की वजह से डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अब टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक से हट के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कितने तरह के जाइंट सेल्स होते हैं। जाइंट सेल्स क्या था, कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, बहुत सारे मैक्रोफेजेस कलेक्ट हो गए थे, और ऐसे एक कलेक्शन को क्या बोलते थे,
जाइंट सेल बोल देते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ जाइंट सेल्स हैं। जैसे एक लैंगन जाइंट सेल्स है जो टीबी के केस में दिखता है। देखो यहाँ पे हॉर्स शू या नेकलेस अरेंजमेंट है, तो ये इसको बोलते हैं नेकलेस या हॉर्स शू अरेंजमेंट। बहुत सारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो ऐसे अरेंज हो गए, इसको बोलते हैं लैंगन जाइंट सेल जो टीबी में दिखता है। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स में क्या होगा, रैंडमली फॉरेन बॉडी जाइंट सेल में रैंडमली मैक्रोफेजेस अरेंज होंगे। ठीक है, फॉरेन बॉडी जैसे टाल्क और सूचर के केस में। ट्यूमर जाइंट सेल, ट्यूमर जाइंट सेल इस तरीके का होगा। आरएस सेल पढ़ना है, ठीक है, तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हॉस्किंस लिम्फोमा में पढ़ना है, तो वो भी एक जाइंट सेल्स है। ठीक है, तो वो भी एक हो गया। और भी बहुत सारा एस्कॉफ जाइंट सेल्स रोमैटिक, ये इंपॉर्टेंट है, रोमैटिक फीवर में देखा जाता है। ठीक है, सो ये है पूरा ग्रैनुलोमा के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो भूलना ही नहीं है।